देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर। यस मैम। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे, बट प्रीवियस चैप्टर का एमसीक्यूज था, बाकी वो कर लेते हैं और दो थ्योरी है, वो करने के बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट। तो ये वाला हम लोग यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग का थ्योरी करेंगे। तो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग का एक मिनट। एमसीक्यू एमसीक्यू यूनिट एंड बैच। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि different business different business in order to determine cost of their product or service offering follow। बोल रहा है कि जो भी अलग अलग बिजनेस होता है, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट बेचते हो चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस का तो कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तभी तो प्रॉफिट लगा के सेल प्राइस निकाल पाएंगे। तो बोल रहा है कि डिफरेंट बिजनेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग फॉलो। तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो ऑफर करते हैं उसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग बिजनेस जो मेथड फॉलो करते हैं। बोल रहा है कि जो फॉलो करते हैं, ऐसा बोला है कि डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, डिफरेंट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो अगर हम लोग थोड़ा सा सोचे तो आराम से बोल पाएंगे। तो जब हम लोग किसी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे मेथड्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि जॉब एक मेथड है, बैच एक मेथड है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखो जैसे जॉब एक मेथड है, बैच एक मेथड है, आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग सीखेंगे, वो एक मेथड है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है ना, तो उसके लिए सर्विस कॉस्टिंग एक मेथड है। ये सब मेथड्स होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में जैसे कि हम लोग जो स्टार्टिंग में जो बेसिक क्लास करते हैं तो वहां पर मैंने मेथड्स के बारे में बताया था। मेथड्स का मतलब जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग आज करेंगे, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग किए, बैच कॉस्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, ठीक है। तो ये सब मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करने का मेथड है। तो अब कोई कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टरी करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, जो भी बोले तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेगा। कोई अगर सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे होटल चलाता है, हॉस्पिटल, ऐसा कुछ भी, ठीक है, जो सर्विस रिलेटेड, तो उसमें सर्विस कॉस्टिंग होता है। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हमें जरूरत पड़ेगा अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट को डिटरमाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये सब क्यों नहीं होगा, देखो नन ऑफ द अबव, तो देखो ए हो रहा है तो नन ऑफ द अबव तो होने वाला है नहीं, ठीक है। दूसरा बात है डिफरेंट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। अब ये टेक्निक और मेथड्स में क्या फर्क है, टेक्निक का मतलब जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब डिसीजन मेकिंग के काम आता है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग अगर कभी भी किया हुआ है, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, कौन सा बंद कर देना चाहिए, या फिर हमारे प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, हमारे प्रोडक्ट का पीवी रेशियो क्या है। तो डिसीजन लेने के काम आता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग। एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग मेन ये डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है कि अगर हम लोग एक यूनिट भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, करेंटली जो कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में डिसीजन, बेसिकली ये टॉपिक डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सारी चीजों को बोलते हैं टेक्निक, ठीक है, इसको मेथड नहीं बोलते, ये टेक्निक है कि ये सारे टेक्निक को यूज करके हम लोग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट का एप्लीकेशन कर रहे हैं कि कैसे करके डिसीजन ले, कैसे करके हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करें। ये सब ये टॉपिक में कवर होता है। तो टेक्निक का मतलब ये सारी चीज हो गए, मेथड्स का मतलब जैसे कि मैंने बता दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब अब क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब देखो ये कोई अलग मेथड्स भी नहीं है, कोई टेक्निक भी नहीं है, पहला बात है, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब जब हम लोग एक ही तरह का कॉस्टिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये तो कुछ मतलब हुआ ही नहीं, तो इसका तो बात ही छोड़ो। तो ये कंफ्यूजन ये दोनों में हो सकता है, तो ये
नहीं होगा, हम लोग का हो जाएगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। इसीलिए होगा बिकॉज मेथड्स का मतलब जिस प्रोसेस को अप्लाई करके हम लोग क्या करें, कॉस्ट कैलकुलेट करें। टेक्निक का मतलब डिसीजन लेने का बात होता है, मतलब टेक्निक मतलब एप्लीकेशन हो गया उसका, जैसे कि डिसीजन लेना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये सब। तो 1 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, 1 का ए हो गया। फिर सेकंड वाले में जाते हैं। सेकंड वाले में बोला है, ये बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो मैंने अभी जो समझाया ना सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो देखो बता सकते हो कि नहीं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉलोइंग आर यूज्ड। अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग लाइक मार्जिनल, स्टैंडर्ड, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कंपेरेटिव्स, ऑल ऑफ दैट। वो कौन सा आंसर होगा? ये ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी फर्क नहीं है। ऊपर का कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी या सी या डी? आवाज नहीं आया मुझे एक्चुअली क्लियर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। अब आवाज आया तो ऑप्शन बी। ठीक है, सेम चीज हो गया ना। देखो सेम चीज हो गया कि हमें क्या करना है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यूनिट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल वेयर। तो यूनिट कॉस्टिंग कहाँ एप्लीकेबल होता है? तो देखो जब यूनिट कॉस्टिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो यूनिट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बहुत सारा चीज एक ही तरीके का बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हम दिखा देते हैं यूनिट कॉस्टिंग हम लोगों ने कहाँ पढ़ा हुआ है, तो वो देख के भी बता सकते हो। ये देखो यूनिट कॉस्टिंग, ये देखो यूनिट कॉस्टिंग का मतलब क्या, आइडेंटिफाई द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स एंड यूनिट कॉस्टिंग मेथड कैन अप्लाइड। अगर हम लोग एक यूनिट का कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। जहां एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सिमिलर टाइप या आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, तो यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, अगर ये पेंसिल सारे एक जैसे होते तो इनका प्राइस भी एक जैसा होता। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या आइडेंटिकल प्रोडक्ट या सेम टाइप ऑफ या सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस जब हम लोग लॉट्स में मतलब बहुत सारा करते हैं, ठीक है, तब जैसे मान लो हम लोगों ने एक ही तरीके का बहुत सारा बॉटल बनाया, ठीक है, जो कि मान लो 1 लाख बॉटल बनाए, सब एक ही तरीके का था, ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट था, या एक ही हम लोग वही प्रोडक्ट बनाते हैं और कुछ बनाते भी नहीं, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल जो भी कॉस्ट लगा 1 लाख यूनिट बॉटल बनाने का डिवाइडेड बाय 1 लाख करने से हमें पर यूनिट कॉस्ट पता चलेगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, बोला है कि यूनिट कॉस्ट इज एप्लीकेबल वेयर। कहाँ यूनिट कॉस्ट एप्लीकेबल होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आर यूनिक एंड नो टू प्रोडक्ट आर सेम। बोल रहा है कि हर एक प्रोडक्ट यूनिक होगा, कोई भी 2 प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, वहां यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई होगा। डिसिमिलर आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस, मतलब बात तो वही हो गया, अलग अलग प्रोडक्ट। डिसिमिलर आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर जैसे बोलेंगे वैसे बना के देंगे तो यूनिट कॉस्टिंग लगाएंगे। होमोजीनियस आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, लार्ज मतलब बहुत बड़े क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में अगर हम लोग एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं तब यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई होगा। प्रोडक्ट आर मेड रिक्वायर डिफरेंट रॉ मटेरियल, वो सारे प्रोडक्ट पे जो है यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई होता है जहां पर अलग रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। बोलो कौन सा आंसर है? अभी तो बता दूं, यूनिट कॉस्टिंग ऑप्शन सी, होमोजीनियस आर्टिकल आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल में हम लोग एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो एक ही तरीके का या तो आइडेंटिकल, सिमिलर, ठीक है, जो भी बोलो, तो ये सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर में हमें क्या बोला है, इन केस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और जॉब अंडरटेकन आर ऑफ डाइवर्स नेचर। मतलब हम लोग क्या बोल रहा है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी काम ले रहे हैं वो डाइवर्स नेचर का है। डाइवर्स मतलब डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग। द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग टू बी यूज्ड शुड बी। तो देखो जो भी हमारे पास ऑर्डर आ रहा है वो सब अगर अलग अलग है, ठीक है, तो फिर हमें कौन सा कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करना चाहिए, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, जॉब, नन ऑफ द एप। जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कस्टमर स्पेसिफिकेशन काम करते हैं। तो फिर हर एक जॉब, हर एक ऑर्डर अगर अलग आ रहा है तो वो कस्टमर स्पेसिफिकेशन ही हो गया। तो इसका आंसर मेरा 4 का सी हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, जॉब कॉस्टिंग इज, जॉब कॉस्टिंग कहाँ एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड। बोल रहा है सारी इंडस्ट्री में हम लोग जॉब कॉस्टिंग अप्लाई कर लेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर बोला है जॉब कॉस्टिंग इज टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग,
फिर बोला है जॉब कॉस्टिंग इज suitable वेयर सिमिलर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड ऑन मास स्केल में सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, या फिर जॉब कॉस्टिंग इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये भी बताया जा सकता है। और मैं बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा है। डी सही है, डी होगा। देखो अगर सारे इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग, ऐसा तो नहीं होता, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग लगा देंगे, ये कैसे पॉसिबल। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर स्पेसिफिकेशन काम करता है तो ये जॉब कॉस्टिंग लगाएगा, तो ये तो होगा नहीं। टेक्निक तो है नहीं, ये जॉब कॉस्टिंग एक मेथड है, ठीक है। और ये बोल रहा है सिमिलर प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल, ये इसमें तो हम लोग यूनिट कॉस्टिंग यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब डी जो है वो सही लिखा हुआ है, नॉन स्टैंडर्ड। क्योंकि देखो कस्टमर के हिसाब से है, तो हमारा प्रोडक्ट का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, जो जैसा बोलता है आके हम लोग वैसा बना के दे देते हैं। और रिपीट भी नहीं होता है, नॉन रिपीटेटिव। क्योंकि किस, हाँ हो सकता है कोई कस्टमर बोला, देखा कि भाई मुझे भी ना ऐसे ही बना के दो, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि ये बनाए तो अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हम लोग बनाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नॉन रिपीटेटिव ही होता है। तो यहाँ पर फिफ्थ का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर में देखते हैं, बोला है the production planning department prepares a list of material and store requires for the completion of specific job order. This list is known as, तो ये हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग में पढ़े थे। बोल रहा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट एक लिस्ट बनाता है मेटेरियल का और स्टोर्स का, जो कि जरूरत मतलब उस मेटेरियल या स्टोर्स का रिक्वायरमेंट कहा था, कंप्लीशन ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर। कोई स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर आया था, उसको कंप्लीट करने के लिए जो मेटेरियल या स्टोर्स का रिक्वायरमेंट था, उसका लिस्ट बनाया गया है प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उस लिस्ट का एक नाम होता है, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं, बीन कार्ड, बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, नन ऑफ द अबव। ये मेटेरियल कॉस्टिंग का टॉपिक है, यहाँ दे दिया है। तो बोलो क्या होगा। देखो पहला बात है, बिन कार्ड जो है, बिन कार्ड और स्टोर लेजर जो है, वो मतलब पर्पस एक ही होता है बनाने का, लेकिन बनाने का सिस्टम अलग होता है। स्टोर लेजर में हम लोग अमाउंट भी लिख पाते हैं, बट बीन कार्ड में नहीं लिखते। बीन कार्ड नॉर्मली जो है स्टोर कीपर बनाता है, वो सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट, क्वांटिटी और रेट को लिख देता है, इसके अलावा वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाता है। तो ये तो वो बनानी, ठीक है। मेटेरियल रिक्विजिशन स्लिप तो देखो कौन जनरेट करता है, ये तो जनरेट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को, कि भाई मुझे ये मेटेरियल दे दो, मेटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, तो ये भी नहीं होगा। और बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं इसे, ठीक है, याद नहीं रहा। बाकी ये मटेरियल कॉस्टिंग का टॉपिक है। अगर मटेरियल कॉस्टिंग कभी भी रिवाइज करते हो तो देखना, स्टार्टिंग में ही हम लोग ये सारे थ्योरी पढ़ चुके हैं कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या चाहिए, जो चीज हम लोग प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो वो प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं, वहां भी ये जो है एमसीक्यू था, ठीक है। तो ये सिक्स का यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर सेवेंथ नंबर पे चलते हैं। बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग। ये हम बता देते हैं सेवेंथ वाला आंसर। देखो बैच कॉस्टिंग क्या है, ये टाइप ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऐसा तो हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग ये सब भी नहीं पढ़ा है, तो फिर जॉब कॉस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होगा क्यों वो समझ लो, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग या डायरेक्ट कॉस्टिंग नहीं होगा, जॉब कॉस्टिंग क्यों होगा, क्योंकि बैच कॉस्टिंग एक टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग इसीलिए, जैसे कि देखो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर आया, आके ऑर्डर दे दिया कि ऐसा कुछ बना के दीजिए, ठीक है, तो हम लोग वो बना के दे देते हैं, तो वो बन गया मेरा जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। ये कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से बनाए। और बैच कॉस्टिंग में भी क्या हो सकता है कि कस्टमर के ऑर्डर से ही हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो लॉट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन लॉट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन लॉट, ठीक है। अब ये कस्टमर क्या एक से ज्यादा चीज का ऑर्डर नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं। मान लो इसने बोला कि मुझे तीन जो है चेयर चाहिए, ठीक है, फर्नीचर दुकान में आके बोला मुझे तीन चेयर चाहिए, लेकिन जो ऑर्डर ले रहा है ना फर्नीचर जो मैन्युफैक्चर करता है वो, उसके लिए ये तीन मिलके एक यूनिट ही कहलाएगा, ठीक है। इसको लॉट नहीं बोला जाएगा। जॉब कॉस्टिंग वो होता है कि ये कस्टमर आके बोला मुझे तीन चेयर बना के दे दीजिएगा, तो वो तीन चेयर ही इनके लिए एक यूनिट ही होगा जो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन
बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग लॉट्स में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, लॉट्स में ऑर्डर लेते हैं और लॉट्स में ही प्राइस निकालेंगे, ठीक है, लॉट्स में ही प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हो सकता है कि हम लोग एक एक यूनिट का भी निकालें, जैसे हम लोगों ने बैच कॉस्टिंग का कितना सारा क्वेश्चन किया था, ठीक है, हम एक बार याद दिलाते, देखो तो हमें कैसे कैसे करके क्वेश्चन के आंसर्स निकालने पड़े थे, शायद यहाँ मिल जाएगा, ये देखो, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला था, देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहले बैच, देखो टोटल कॉस्ट पर बैच निकाला था, मतलब बैच के हिसाब से कॉस्ट निकलता है, बैच में देखो कितने यूनिट थे, जैसे देखो जैन में जो बैच हुआ उसमें 210 यूनिट, 200 यूनिट, ठीक है, ये 210 यूनिट एक बैच है, 200 यूनिट एक बैच है, 220 यूनिट एक बैच है, तो हम लोग पहले बैच के हिसाब से कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम लोग एक यूनिट के हिसाब से भी निकालते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है, तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि, कहाँ पर चला गया मेरा वो वाला पेज, ओ सॉरी, मुझे तो यहाँ देखना है ना, हाँ ये देखो, तो यही है कि बैच कॉस्टिंग बेसिकली एक टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग ही है, ठीक है, जॉब कॉस्टिंग में जैसे ऑर्डर स्पेसिफिकेशन काम होता है, बैच में भी लगभग ऑर्डर स्पेसिफिकेशन ही काम होता है, जैसे देखो एक एग्जांपल, मॉल्स में देखते हो कितने सारे एक ही तरीके के कपड़े दिख रहे हैं, ठीक है, बस उसमें साइज अलग है, तो वो लॉट्स में प्रोड्यूस हुआ होगा, अब उसको किसने प्रोड्यूस किया होगा, देखो कोई ना कोई तो उसे, कोई ना कोई टेलर तो है जिसको ऑर्डर दिया गया होगा, जो बना के दिया है और उन्होंने वो शो कर दिया, ठीक है, तो अब जिनके पास वो ऑर्डर आता है तो उनके पास तो ऑर्डर लॉट में ही आ गया ना, ऑर्डर लॉट्स में ही आ गया, तो उनके लिए वो क्या हो गया कि उन्होंने बैच में प्रोड्यूस करके दिया, तो बैच कॉस्टिंग भी तो एक टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग ही हो गया कि ऑर्डर बेसिस पे होता है, बट फर्क इतना है कि यहाँ लॉट्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग में लॉट्स में प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, जो भी जितने भी क्वांटिटी में क्यों ना बोले उसे हम लोग एक यूनिट ही मानते हैं, ये हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग का सेवेंथ का आंसर हो गया कि बैच कॉस्टिंग वन टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग होता है, ठीक है। अच्छा फिर एट्थ नंबर में देखते हैं क्या बोला है, बैच कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट अंडर जॉब कॉस्टिंग एक्सेप्ट विद द डिफरेंस दैट, ठीक है, यहाँ पर बोला है कि बैच कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट अंडर जॉब कॉस्टिंग, बोल रहा है बैच कॉस्टिंग जो है जॉब कॉस्टिंग की तरह सिमिलर है, एक्सेप्ट विद द डिफरेंस दैट, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट ए जॉब बिकम्स ए कॉस्ट यूनिट, बैच बिकम्स द कॉस्ट यूनिट इंस्टेड ऑफ ए जॉब, प्रोसेस बिकम्स अ कॉस्ट यूनिट, नन ऑफ द अबव, ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर है, तो देखो बोल रहा है कि बैच कॉस्टिंग, हाँ बोलो, सही बोल रहा है, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है, जॉब बिकम्स अ कॉस्ट यूनिट, ठीक है, जॉब जो है वो क्या हो जाता है, वो एक कॉस्ट यूनिट कहलाता है, सही है, तो अभी मैंने जो समझा है उसी पे ही था, ये ए। फिर नाइन्थ में देखते हैं, द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं करवाया है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो भी काम होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा काम होता है पता है, जो काम को कंप्लीट करने में मोर देन 1 ईयर लगता है, जैसे कि रोड बनाना, ठीक है, जैसे कि ब्रिज बनाना, जैसे कि डैम बनाना, जो कामों को मोर देन 1 ईयर लगता है तो हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बोल रहा है, देखो अब ये समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर बोल रहा है द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट भी एक टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग ही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें भी तो और मतलब कस्टमर स्पेसिफिकेशन काम होता है, जैसे मान लो कि सरकार ने कहीं रास्ता बनाने के लिए बोला, तो जो भी कंपनी ऐसा काम करती है वो लोग उसके लिए क्या करेगी, देखो वो टेंडर निकलता है, फिर वो लोग टेंडर जो है उस अपना कोटेशन भेजते हैं, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी तो कस्टमर स्पेसिफिकेशन हुआ, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं वो ऑर्डर ले रहे हैं, और कस्टमर कौन हो गया यहाँ पर, गवर्नमेंट, या फिर कोई मॉल बनेगा, ठीक है, कुछ भी बनेगा जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा मोर देन 1 ईयर, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में फर्क क्या है, बोल रहा है लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट बिग जॉब्स, बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट बिग जॉब्स होता है, बड़ा जॉब होता है, एक्टिविटीज टू बी डन आउटसाइड द फैक्ट्री एरिया, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा आंसर होगा, तो ये कॉमन सेंस से बोला जा सकता है,
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट। अब देखो 2-3 साल लगता है कोई चीज बनाने में, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। बड़ा बड़ा जॉब्स है, बिग जॉब मतलब टाइम टेकिंग वाला। एक्टिविटीज टू बी डन आउटसाइड द फैक्ट्री। अब सोचो ना, ये किसी को रोड बना के दोगे तो क्या हम लोग अपने फैक्ट्री के अंदर थोड़ी ना रोड बनाएंगे। रोड बना के देना है तो वो जहां बोलेगा वहां बना के देना, तो फैक्ट्री एरिया के बाहर जाके ही काम होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। तो अब बता दो क्या आंसर होगा 9th का। ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द। और 10th नंबर में क्या बोला है? 10th नंबर में बोला है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ द बैच ऑफ प्रोडक्शन वेयर। बोल रहा है ईबीक्यू जो है वो ईबीक्यू में क्या होता है, बोल रहा है एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन इज मिनिमम, कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, बोथ बी एंड सी। तो ईबीक्यू जो हम लोग बनाते हैं, ईबीक्यू में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा सेटअप कॉस्ट और कौन सा कॉस्ट, जैसे ईओक्यू होता है वैसे ईबीक्यू भी होता है। ईओक्यू में जैसे हम लोग कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को इक्वल करना चाहते हैं, वैसे ईबीक्यू में सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को इक्वल करना चाहते हैं। इक्वल करने का मतलब हो गया जब हमारा कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। एक सेकेंड दिखा देते हैं, करवा करवाया था मैंने। हाँ, ये देखो, ये वाला। ये रहा। हमें क्या करना पड़ता है, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को बराबर करना पड़ता है, और इसमें सबसे मिनिमम होता है अगर हम लोग ईबीक्यू ढूंढ लेते हैं। तो फिर डी होगा, बोथ बी एंड सी। सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, तो ये 10th का हम लोग का हो जाएगा आंसर डी। 10th का आंसर डी ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जॉब कॉस्टिंग का देख लेते हैं, फिर एक दो थ्योरी है वो लिखवा के नया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एमसीक्यू जॉब कॉस्टिंग। इसमें कम है। पहले बोला है इन केस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और जॉब अंडरटेकन आर ऑफ डाइवर्स नेचर। सेम बोला है, डाइवर्स नेचर का मतलब अलग अलग है। द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग टू बी यूज्ड शुड बी, कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो होगा बोलो? प्रोसेस, ऑपरेटिंग, जॉब, नन ऑफ द अबव। अभी उसमें भी सेम क्वेश्चन। डाइवर्स मतलब अगर अलग अलग ऑर्डर आ रहा है, अलग अलग नेचर का प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, बोल भी दिया। और जॉब अंडरटेक, जॉब कॉस्टिंग। The production planning department prepares a list of material and store। सेम क्वेश्चन बोल दिया, स्पेसिफिक इट इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल। अभी अभी किया था, सेम क्वेश्चन ही बोल दिया है, तो ये मैंने फिर से बी लिख दिया। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाते हैं उसे बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। अब ये जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट अंडर बैच कॉस्टिंग, एक्सेप्ट विद द डिफरेंस दैट जॉब बिकम्स अ कॉस्ट यूनिट। ये भी सेम दिया है। 3 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन ही मिल गया, मुझे कुछ अलग दिखा ही नहीं। 4th में देख लेते हैं, ये वाला देखो। बोल रहा है इन जॉब कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू जॉब। अगर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वहां तक मटेरियल इशू कर रहे हैं, तो कौन सा नोट का यूज होता है? गुड्स रिसिप्ट नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज ऑर्डर नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट। बोलो क्या आंसर होगा? ये तो हम लोग कॉमन सेंस लगा के भी बोल सकते हैं, वैसे ये मटेरियल का क्वेश्चन है कि जॉब कॉस्टिंग में जब हम लोग ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आ रही है, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज्ड होगा जब हम लोग मटेरियल इशू करेंगे? मटेरियल इशू कर रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज हो सकता है? मटेरियल अगर इशू कर रहे हैं तो कौन सा नोट रेज होगा? कौन रेज करेगा नोट? देखो मटेरियल इशू करते वक्त मटेरियल का रिक्वेस्ट पहले जनरेट करना पड़ता है, तब जाके मटेरियल इशू होता है। ऑप्शन बी मटेरियल रिक्वेजिशन नोट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हम लोग लास्ट क्लास में जो एवरेज वाला क्वेश्चन कर रहे थे जॉब कॉस्टिंग में, वहां पर भी मटेरियल रिक्विजिशन का बात आया था। फिर बोला है द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म। मतलब बोल रहा है कि सारे प्रोडक्ट में अलग अलग मटेरियल या अलग तरीके का काम किया जाता है,
तो इसमें कौन सा कॉस्ट सिस्टम फॉलो करना चाहिए? जॉब, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, नन ऑफ दिस? गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम बोलो, जहां पर अलग मटेरियल लगेगा, अलग काम होगा, तो हर एक का मतलब, मैंने कुछ बोला तो उन्होंने उस तरीके से बनाया, तुम लोगों ने कुछ बोला उन्होंने उस तरीके से बनाया, तो फिर कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं? Job posting. जॉब कॉस्टिंग। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा। 6 और 7, बस ये दो है। 6 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बोल रहा है जॉब कॉस्ट मे बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ जॉब। बोल रहा है जो जॉब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जॉब कॉस्ट शीट हमें हेल्प कर सकता है। तो बोलो ये सही है कि गलत? यही तो सही है देखो। तो इसका मतलब आगे का पढ़ के क्या फायदा, फिर भी हम पढ़ के बता देंगे। ट्रू है ना कि जब हम लोग जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं, हम लोगों ने इतना सारा जॉब कॉस्ट शीट बनाया, जो भी 3-4 क्वेश्चन था अलग अलग तरीके का, तो वहां हम लोग प्रॉफिट ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बोला जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बोल रहे जॉब कॉस्टिंग वहां यूज नहीं हो सकता है जहां मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होता है। ऐसा कोई बात होना ही नहीं चाहिए। क्यों? देखो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, वो डिसीजन पे काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर जॉब कॉस्टिंग फॉलो करता है तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निक है। तो ये क्रॉस, ए प्रोडक्शन ऑर्डर इज एन ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। बोल रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब हो जाता है एक ऑर्डर जो हम लोग रिसीव कर रहे कस्टमर से फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, और नन ऑफ द अबव। तो ये जो बोला है एक प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब ऐसा ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है, कि हमें कोई कस्टमर स्पेसिफिकेशन ऑर्डर, मतलब उसका मतलब ही जॉब है। देखो यहाँ पर कैसे लैंग्वेज दिया है, प्रोडक्शन ऑर्डर इज एन ऑर्डर रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। तो जॉब जॉब बेसिस पे ही होगा ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा सही है कि जॉब कॉस्ट शीट का मतलब हो जाता है कि हम लोग जॉब कॉस्ट शीट से प्रॉफिट भी एस्टिमेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर 7th नंबर, 6 का ए और 7 का देखो, 6 का ए लिखा नहीं, 7th का देखो यहाँ पर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यहाँ भी बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोल रहे जॉब कॉस्ट शीट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर फैसिलिटिंग रूटिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द जॉब। बोल रहा है कि एक जॉब कब परफॉर्म होगा, उसका क्या रूटीन होगा, क्या शेड्यूलिंग होगा, मतलब कब कौन सा जॉब आगे होगा पीछे होगा, ठीक है। मान लो 2-3 जॉब है, या फिर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए काफी सारे प्रोसेस लग रहे हैं, तो कौन आगे होगा कौन परे होगा। वो बोल रहे हैं जॉब कॉस्ट शीट क्या हमें इस चीज में हेल्प कर सकता है कि क्या मेरा जॉब का शेड्यूलिंग होगा, क्या मेरा जॉब का रूटीन होगा, क्या वो जॉब कॉस्ट शीट इसमें हमें कोई हेल्प करता है? या जॉब कॉस्ट शीट में हमें क्या मिलता है कि मैंने जो जॉब परफॉर्म किया उसमें मेरा कॉस्ट कितना लगा। कॉस्ट का अलग अलग पोर्शन हमें मिल जाता है, लाइक मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, ये मिल जाता है। लेकिन कब कौन सा जॉब परफॉर्म करना है वो हम लोग जॉब कॉस्ट शीट देख के कभी बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। तो ये तो ट्रू नहीं हुआ। Job costing can be suitably used for concern producing uniformly any specific product। नहीं, यूनिफॉर्मली अगर कोई कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सेम तरीके का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है, वहां जॉब कॉस्टिंग क्यों क्यों यूज होगा? वहां तो यूनिट यूज होगा, यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है, ये भी नहीं होगा। जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन कंपनीज यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर से वही एक दूसरा बात कर दिया, ये तो टेक्निक है ना। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो जॉब फॉलो करता है वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए फॉलो होता है। तो क्या जॉब कॉस्टिंग वालों को, मतलब जो जॉब बेसिस पे काम करते हैं, क्या उन्हें कॉस्ट कंट्रोलिंग का जरूरत नहीं होता है? बिल्कुल जरूरत होता है। ऐसा कहाँ लिखा है कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगा? जरूरत तो सभी को होगा, चाहे कोई कोई सा भी मेथड यूज करे, कॉस्ट कंट्रोल तो सभी को करना पड़ता है, जरूरत भी पड़ेगा। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, ठीक है। इसमें से एक भी सही, मतलब ट्रू आंसर नहीं, ठीक है। तो देखो जो हम लोग का एमसीक्यू बाकी था वो हम लोगों ने कर लिया। अब दो थ्योरी है वो कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दो मेन थ्योरी जो कि हमें पूछ लेता है, तो डिफरेंस, ठीक है। एक हो जाएगा जॉब और बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बैच।
जॉब कॉस्टिंग का मतलब हो जाएगा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रिपीटेटिव, नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रिपीटेटिव products produced as per customer specification against specific order। तो ये देखो अभी अभी हम लोगों ने एमसीक्यू में भी देखा था, तो बोल रहा है कि जॉब कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है कॉस्टिंग का जो हम लोग अगर नॉन स्टैंडर्ड, मतलब हमारा प्रोडक्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो जैसे बोलेगा वैसे बना देंगे, नॉन स्टैंडर्ड या नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस करते हैं कस्टमर स्पेसिफिकेशन के एक हिसाब से, यानी कि कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकेशन के उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तब हम लोग जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होगा? बैच कॉस्टिंग में होमोजीनियस मतलब एक ही तरीके का प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो इन लॉट्स। तो ये क्या लिखा है मैंने, देखो होमोजीनियस प्रोडक्ट जहां पर एक ही तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा इन ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो इन लॉट्स, मतलब लॉट्स में जब एक ही तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते जाता है तो हम लोग उसे बोल सकते हैं कि ये मेरा बैच कॉस्टिंग है। ये भी कस्टमर के हिसाब से हो सकता है, लेकिन जब हमें कस्टमर लॉट्स में प्रोड्यूस करने बोलेगा तो वो भी कस्टमर डिमांड है, तो वो मेरा बन जाएगा बैच कॉस्टिंग। लेकिन जब कस्टमर मुझे, एक कस्टमर आके स्पेसिफिकली कुछ ऑर्डर देके जाएगा, ठीक है, लॉट्स में नहीं बोल रहा है, ठीक है, तब वो क्वांटिटी जितना भी हो उससे हम लोग एक ही यूनिट मानेंगे, तो वो होता है मेरा जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट आर डिटरमाइंड फॉर ईच जॉब। कॉस्ट डिटरमाइंड इन aggregate for the entire batch and then arrived at on per unit basis। बताते हैं, पहले मैंने लिखा है कॉस्ट आर डिटरमाइंड फॉर ईच जॉब। देखो जब हमें जॉब कॉस्टिंग करने दिया जाता है तो एक कस्टमर का जितना भी ऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे एक कस्टमर आके बोला मुझे 5 चेयर बना के दो, तो हम 5 चेयर के लिए ही कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएंगे, तो वो हो जाता है मेरा जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। और बैच कॉस्टिंग में क्या होगा, कॉस्ट डिटरमाइन इन एग्रीगेट फॉर द एंटायर बैच, पूरे बैच का हम लोग पहले कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन मैंने भी थोड़ी देर पहले दिखाया था, क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जैन फेब मार्च करके, ऐसा 2 क्वेश्चन था, वहां पर देख सकते हो एंटायर बैच का पहले कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम लोग एक एक यूनिट बेसिस पे भी जरूरत पड़े तो निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे एक बैच बनाने का खर्चा पड़ा 1000 रुपए, एक बैच में 10 यूनिट था, तो एक एक यूनिट का हो गया 1000/10, ऐसे करके निकाल लेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट पे लिखेंगे जॉब आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ईच जॉब इज यूनिक, ठीक है। बोल रहा है जो एक जॉब दूसरे जॉब से अलग होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के साथ, और हर एक जॉब यूनिक होता है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। ये कस्टमर आया बोला ऐसा फर्नीचर बना के दो, वो कस्टमर आया बोला वैसा बना के दो, ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटीज नहीं होता है। तो एक जॉब दूसरे जॉब से अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है और यूनिक होता है।
लेकिन एक बैच में जितने सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो सिमिलर होता है एक बैच में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ए बैच आर होमोजेनियस एंड लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी। मतलब एक लॉट में जितने सारे प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे एक जैसे देखने में होंगे, पहला बात है। और दूसरा बात है कि उनका कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं होगा। इंडिविजुअलिटी मतलब उसे अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब एक ही जैसा होगा तो फिर अलग अलग कैसे। जैसे एक लॉट में 50 पेन बन रहा है, ठीक है, एक बैच में, तो वो सारे पेन देखने में एक जैसे होंगे, तभी वो बैच कॉस्टिंग पे एप्लीकेशन होगा उसका, कि एक ही जैसा देखने में 50 पेन बना। तो फिर उसमें इंडिविजुअलिटी क्या चीज का, इंडिविजुअलिटी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि इंडिविजुअली एक एक पेन देखने में सब एक ही जैसा लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब और एक डिफरेंस ये हो गया, और एक डिफरेंस जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमें, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग आज पढ़ेंगे, बट लिखवा देते हैं, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में ए जॉब इज कैरिड आउट और ए प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्डर। तो स्पेसिफिक ऑर्डर पे जो है काम किया जाता है, जो भी हमें ऑर्डर आता है उसकी बेसिस पे हम लोग वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, या वो सर्विस हुआ तो सर्विस भी लिख सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट हैज ए कंटिन्यूअस फ्लो एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज होमोजेनस। तो देखो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जिस तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। जैसे एक के बाद एक होता है, जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे हम लोग मान लो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो केक बना रहे हैं, ठीक है, तो केक प्रोड्यूस करने का अलग अलग स्टेज होगा। जैसे कि पहले बैटर रेडी होगा तो वो एक जगह पे हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद बेक्ड होगा, फिर उसके बाद पैक होगा, फिर उसके बाद वो फिनिश गुड्स बनेगा। तो जब बैटर रेडी होगा तो बैटर रेडी हो रहा है तो वहां पर रॉ मटेरियल वगैरह लग रहा है, ठीक है, तो उसका अलग एक इनपुट होता है। फिर रेडी होने के बाद एक आउटपुट आएगा, वो आउटपुट बेक्ड जहां पर होता है, वो बेक करने वाले जगह पे या वो मशीन जहां जैसे जिस तरीके से होता है तो वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। मतलब ये आउटपुट इस प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आउटपुट आएगा, देन ये आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा, इस तरीके से फिर फिनिश गुड्स होगा। तो वही बोला है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट हैज अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो कंटिन्यूअसली चलता जाता है जब तक फिनिश गुड्स हमें नहीं मिलेगा। एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बोल रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग केक बना रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो ये जो बैटर रेडी हो उससे मान लो एक बार में जो है 50 पीस केक बन सकता है, तो फिर वो सारे एक ही जैसे होंगे तो होमोजेनस हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड वाले में लिखेंगे कॉस्ट आर डिटरमाइंड फॉर ईच जॉब। कॉस्ट आर डिटरमाइंड फॉर ईच जॉब, ठीक है। हर एक जॉब का हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, लेकिन प्रोसेस में किसका कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट आर
complied on time basis, that is for production of a given accounting periods for each process और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, कॉस्ट आर कंपाइल्ड ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, टाइम बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड फॉर ईच प्रोसेस और डिपार्टमेंट। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, किस चीज का कॉस्ट डिटरमाइन होता है, जैसे देखो ये एक प्रोसेस है, तो ये जो पूरा केक बन रहा है उसमें 3 प्रोसेस फॉलो हो रहा है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, उसके बाद ही हम लोग बेच सकते हैं। तो इस प्रोसेस का कॉस्ट अलग से निकलेगा, इस प्रोसेस का कॉस्ट अलग से निकलेगा, इस प्रोसेस का कॉस्ट अलग से निकलेगा। तो वही बोला है देखो कि हर एक प्रोसेस या डिपार्टमेंट, मतलब जहां पर ये प्रोसेसिंग हो रहा है, या तो उस प्रोसेस का कॉस्ट निकालेंगे या फिर जहां पर वो प्रोसेसिंग हो रहा है उस डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालेंगे फॉर ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड में ये काम हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट किस चीज का कैलकुलेट करेंगे, किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में जो चीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जितने भी प्रोसेस फॉलो हुए, या तो सारे प्रोसेस का निकालना पड़ेगा या जिस डिपार्टमेंट में वो प्रोसेस हो रहे थे उस डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर हर एक जॉब का निकालेंगे, यहाँ पर हर एक प्रोसेस या डिपार्टमेंट का निकालेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें प्रोसेस कॉस्टिंग का भी आइडिया मिलता जा रहा है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे लिखेंगे ईच जॉब इज सेपरेट and independent of other job। बोल रहा है कि हर एक जॉब इंडिपेंडेंट होता है और सेपरेट भी होगा। वो तो हमें देखो इतनी देर से हम लोग वही सीख रहे हैं कि जॉब में हर एक, क्योंकि कस्टमर स्पेसिफिकेशन होता है तो अलग अलग तो होगा ही। और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी as they are manufactured in continuous flow। देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट का कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक कंटिन्यूअस फ्लो में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते जाता है एक के बाद एक, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं मिल पाता है। लेकिन जॉब कॉस्टिंग में हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है। फिर उसके बाद ईच जॉब और ऑर्डर हैज ए नंबर, ईच जॉब और order has a number and costs are collected against the same job number। तो ये जब हम लोग जॉब कॉस्टिंग का डेफिनेशन वगैरह लिखे थे वहां पर मैंने बोला था कि जब भी कोई जॉब हम लोग लेते हैं, जॉब ऑर्डर, तो उस पर एक नंबर असाइन करते हैं ताकि हम लोग जॉब को अलग से आइडेंटिफाई कर पाए। तो वही बोला है यहाँ पर कि हर एक जॉब या जॉब ऑर्डर का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, और कॉस्ट हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो मतलब जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वही कौन से जॉब का किया, तो वो नंबर से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इतने नंबर जॉब का किया, मतलब इस जॉब के लिए हम लोगों ने ये कॉस्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा, द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोसेस is an average cost for the period। यहाँ पर बोला है द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो यूनिट निकल के आएगा इज एन एवरेज कॉस्ट फॉर द पीरियड। मतलब
एवरेज कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। स्पेसिफिकली किसी एक जॉब का निकालने, जैसे जॉब वाइज जब स्पेसिफिकली निकालते हैं, ठीक है, तो वो हर एक जॉब के लिए निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होगा द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस का जो यूनिट निकल के आएगा कि कितना मतलब इस प्रोसेस को करने में कितना खर्चा हुआ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई जितना यूनिट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कॉस्ट जो निकल के आएगा वो एवरेज बेसिस पे निकल के आएगा। द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोसेस इज एन एवरेज कॉस्ट फॉर द पीरियड। उस पीरियड का हम लोग एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे कि किसी एक पीरियड में टोटल कॉस्ट कितना निकला डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट करके। लेकिन यहाँ ऐसे एवरेज नहीं होता, यहाँ पर इंडिविजुअली निकाला जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखना है कॉस्ट आर कंप्यूटेड व्हेन ए जॉब इज कंप्लीटेड। जब जॉब कंप्लीट हो जाता है तब कॉस्ट कैलकुलेट होता है। द कॉस्ट ऑफ ए जॉब may be determined by adding all cost against the job। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ जॉब में भी डिटरमाइन, कैसे करके जॉब का कॉस्ट डिटरमाइन होता है, सारे कॉस्ट को ऐड कर देते हैं उस जॉब का, तो हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन जॉब कॉस्ट शीट जब बनाया, तो जॉब कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट आर कैलकुलेटेड at the end of the cost period, at the end of the cost period, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से, लेकिन यहाँ पीरियड के हिसाब से नहीं, कोई एक जॉब कंप्लीट होने में जितना समय लगा, जैसे जॉब कंप्लीट हो गया फिर हम लोगों ने उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर डाला। बट यहाँ पर एक अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है। द यूनिट of cost of a process may be computed by dividing the total cost for the period। उस पीरियड का टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, अभी बताया भी था, by the output of the process during the period। 6 नंबर जो कि लास्ट पॉइंट है, as प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। एक जॉब हुआ तो काम खत्म, फिर दूसरा जब जॉब ऑर्डर आएगा तभी दूसरा काम होगा। एंड ईच जॉब में बी डिफरेंट, तो मोर मैनेजरियल अटेंशन is required for effective control। क्योंकि हर एक जॉब अलग अलग है, ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए मैनेजरियल अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि इफेक्टिवली कंट्रोल हो। क्योंकि एक चीज खराब हो गया तो फिर से उसे पूरा, मतलब लॉट्स में होता है तो क्या होता है, ठीक है भाई 10 चीज मैंने लॉट में बनाया, एक खराब हो बाकी ठीक है, चलो चलेगा, फिर भी लॉस कम होता है। लेकिन अगर हम लोग कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और उनके हिसाब से नहीं बना के दिया तो हमारा पूरा लॉस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरत होता है। फिर यहाँ पर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज यूजुअली स्टैंडर्डाइज and is therefore
स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, तो इसमें क्या है कि ये प्रोसेस जो है थोड़ा स्टेबल ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि देखो जब अलग अलग होता है, आज ये आया कोई बोल रहा है ऐसे बना के, तो फिर कोई आया कोई बोल रहा है ऐसे बना के, तो ऐसे करके हमारे पास अलग अलग टाइप का बहुत सारा ऑर्डर आ गया, तो इसमें हमारा कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो ही हम लोग जैसे जो बोला है वो बना के देंगे। लेकिन अगर हमारा एक प्रोडक्शन प्रोसेस जो है एक स्टैंडर्डाइज वे से चल रहा है कि भाई हम लोग ये इस तरीके का चीज बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए बात बहुत स्टेबल होगा, तो उसमें हमारा कंट्रोलिंग जो है कंपेरेटिवली इजी होता है। तो हियर कंट्रोल इज कंपेरेटिवली इजियर, ठीक है। तो कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन अगर हम लोग कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ऑर्डर लेते हैं यानी जॉब कॉस्टिंग करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, गलती होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमें पूछ सकता है कि जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग का डिफरेंस, और ये जो है जॉब और बैच का डिफरेंस, ठीक है। जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग वाला मैंने इसीलिए थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली लिखने में काफी सारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा दिया। और प्रोसेस कॉस्टिंग अभी हम लोग करने भी वाले हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें ये सारी चीजों को समझना ही पड़ता, तो मैंने डिफरेंस के यहाँ पर काफी सारा चीज कवर भी कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं, देखिए ये हम लोग का कंप्लीट हो गया जॉब बैच वाला, और यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग उसका एमसीक्यू थ्योरी सारा चीजें कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हेडिंग करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है वो देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पर बता दिया कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। ये देखो, जब हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के बेसिस पे कोई चीज प्रोड्यूस होके निकलेगा, ठीक है, मतलब एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, फिर मतलब एक का इनपुट जो आउटपुट होगा, मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, फिर एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, इस तरीके से जब चलेगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग हमारा बेकरी का काम, ठीक है, और हम लोग बिस्किट्स बनाते हैं। तो बिस्किट्स बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, लेबर चाहिए होगा। तो ये मान लो रॉ मटेरियल लेबर मतलब जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फिर उस इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके एक प्रोसेसिंग होगा, मतलब जहां पर बैटर रेडी होगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक आउटपुट आएगा, फिर उसको बेक कर दिया जाएगा, बिस्किट्स को बेक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जो प्रोसेस ए का आउटपुट हुआ वो प्रोसेस बी में इनपुट बन जाएगा, फिर वहां से हमारा प्रोसेस होके एक आउटपुट आएगा, ठीक है। इस तरीके से एक के बाद एक प्रोसेस के साथ चलता जाएगा, जो भी प्रोसेस का नीड होगा, और उसके बाद मान लो 3 प्रोसेस होने के बाद लास्ट में हमें बिस्किट्स रेडी मिलेंगे यानी फिनिश गुड्स मिलेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से होता है ना कंटिन्यूअस, देखो वही चीज लिखा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, हम लोग बिस्किट्स जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो एक कंटिन्यूअस फ्लो में हो रहा है, और एक ही तरीके का प्रोडक्ट बन के रेडी होगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब कौन कौन से इंडस्ट्री में ये फॉलो होता है, जैसे कि स्टील, पेपर, मेडिसिन, सोप, केमिकल, पेंट, ठीक है, रबर, ऑयल, ठीक है, एटसेट्रा। और भी चाहो तो लिख सकते हो जहां पर हमें इस तरीके का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तब थोड़ा सा प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में वहां तो लिखा ही है एज अ डिफरेंस, थोड़ा यहाँ भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज वेयर टोटल मैन्युफैक्चरिंग
procedure is divided into suitable number of process और operation। मतलब पूरा जो प्रोसीड्योर है जैसे कि ये वाला था उस वो कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस या ऑपरेशंस में डिवाइडेड होता है इन सच ए मैनर, इस तरीके से डिवाइड होता है इन सच ए मैनर दैट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस becomes the input of the next one, the input of the next process, the output of the last process is final output। और लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वही फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ ड्रॉ करके समझाया। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब तो यही हो गया जहां पर टोटल जो प्रोसीड्यूर है वो कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस या ऑपरेशन में डिवाइडेड होगा और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो जाएगा, लास्ट आउटपुट जो है वो फाइनल आउटपुट या फिनिश गुड्स बोल के कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एसर्टेन द कॉस्ट इनकर्ड इन ईच प्रोसेस। हम लोग हर एक प्रोसेस का कॉस्ट एसर्टेन करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, और क्या होता है, टू एब्सॉर्ब द कॉस्ट इनकर्ड, टू एब्सॉर्ब द कॉस्ट इनकर्ड until the end of each process, until the end of each process। हम लोग कॉस्ट को एब्सॉर्ब करते जाते हैं जब तक एंड प्रोसेस ना आ जाए, मतलब हर एक कॉस्ट को एब्सॉर्ब करते हैं। वो कैसे होता है, जैसे ये जो कॉस्ट है, देखो ये मान लो प्रोसेस ए को कंप्लीट करने में जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ, तो जब हम लोग आउटपुट ट्रांसफर करते हैं, मतलब जो आउटपुट आता है वो एज ए इनपुट जब प्रोसेस बी में देंगे तो ये कॉस्ट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 10 यूनिट बना, 100 रुपए का खर्चा हुआ, तो ये आउटपुट निकल के आया प्रोसेस ए का कि 10 यूनिट बन के रेडी है, 100 रुपए लगा। तो अब यही वाला यहाँ पर इनपुट जाएगा, तो फिर यहाँ पर मान लो ये 10 यूनिट का 100 रुपए का कॉस्ट और यहाँ पर मान लो और 200 रुपए का खर्चा हुआ, तो अब 10 यूनिट का खर्चा 300 रुपए हो गया। तो कॉस्ट एक के बाद एक जो है प्रोसेस में एब्सॉर्ब होते जाता है जब तक फिनिश गुड्स बन के रेडी नहीं हो जाता है। तो ए का कॉस्ट बी में एब्सॉर्ब हो जाएगा, बी का फिर सी में हो जाएगा, और फाइनली फिनिश गुड्स में सारे कॉस्ट जो है लग जाएंगे। यही चीज बोल रहा है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, टू एसर्टेन द कॉस्ट इनकर्ड, to ascertain the cost incurred in all the process taken together। बोल रहा है टू एसर्टेन द कॉस्ट इनकर्ड इन ऑल द प्रोसेस टेकन टुगेदर। बात वही हो गया, हर एक प्रोसेस में जितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है सभी को एक साथ ले लेंगे हम। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन वी एसर्टेन the true amount of cost, we are able to decide the justified selling price to be charged from customer। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि when we ascertain the true amount of cost,
वी आर, जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस प्रोसेस का कॉस्ट कितना है, तो हम लोग कौन सा सेलिंग प्राइस जस्टिफाइड होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट को ऐड करने के बाद, जो हम लोग कस्टमर से चार्ज करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, द मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई द कॉस्ट इंपॉर्टेंस ऑन ईच प्रोसेस। तो मैनेजमेंट के लिए क्या हेल्प होता है, बोल रहा है कि मैनेजमेंट ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि हर एक प्रोसेस में कितना कॉस्ट लग रहा है, तो कॉस्ट का इंपॉर्टेंस वो फाइंड आउट कर सकता है कि हाँ इस प्रोसेस में जो लग रहा है वो कितना है, कम है, ज्यादा है, ठीक है। तो कॉस्ट इंपॉर्टेंस हर एक प्रोसेस का आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर नेक्स्ट, लोकेट दोज प्रोसेस वेयर unnecessary high cost unnecessary high cost is being incurred, so that the corrective action may be taken। जैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हर एक प्रोसेस में जो कॉस्ट लग रहा है वो कितना ठीक है नहीं है, ठीक है, वैसे ये भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कहीं अगर अननेसेसरीली हाई कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसमें हमें क्या सोल्यूशन करना है ताकि करेक्टिव एक्शन ले सके। करेक्टिव एक्शन लेंगे तभी जाके हमारा कॉस्ट सही कैलकुलेट होगा, अदरवाइज अगर ओवर कॉस्ट होगा तो हमारे लिए सेलिंग प्राइस जो है वो भी हाई हो जाएगा, हम लोग बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रो, ठीक है, प्रोसेस का। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, चलो देखते हैं क्वेश्चन करके। ये वाला इलास्ट्रेशन वन बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो ये पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पर लेजर बनाना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट का जो भी चैप्टर किया है उसमें हम लोगों ने कोई लेजर नहीं किया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट में कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे कॉस्ट शीट बनाए वो भी स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसे, जो है मेटेरियल कॉस्टिंग का कैलकुलेशन किया, लेबर का किया, ठीक है, ओवरहेड किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया, ओवरहेड का और एक टॉपिक। तो सारा का सारा हम लोग स्टेटमेंट वाइज करते हैं, कहीं पर भी हम लोग जो है अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन इस चैप्टर में हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। और वहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द टोटल कॉस्ट, द टोटल यूनिट दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वेयर 240 फॉर द पीरियड। बोल रहा है कि हर एक प्रोसेस में जितना यूनिट पास ऑन हुआ है वो है 240 पूरे पीरियड का। तो देखो हमें एक पीरियड वाइज देता है ना, तो पूरे पीरियड का यहाँ पर बता दिया। तो जब हम डिफरेंस बता रहे थे तो यही सब चीज बता रहे थे, तो ये क्वेश्चन पढ़ने से भी बहुत सारा चीज क्लियर होता है कि वो क्यों लिखा हुआ है इस तरीके से। तो क्या क्या बोला है, देखो तीन प्रोसेस होता है, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। पहले में होता है मेटेरियल, मेटेरियल का 1,50,50,000 20,000 का खर्चा, लेबर 82,60,000, अदर एक्सपेंसेस बोल दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 85,000 मे बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेजेस। बोल रहा है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो टोटल 85,000 है, लेकिन तीनों प्रोसेस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा वेजेस के बेसिस में। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो है नहीं है, मतलब कोई WIP का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आता। फिर देखते हैं, बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं। तो हम लोग को तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोसेस अकाउंट वन, प्रोसेस अकाउंट टू और प्रोसेस अकाउंट थ्री, ठीक है, देखते हैं।
इलास्ट्रेशन 1। तो देखो ऐसे हो रहा है, 3 प्रोसेस है, हम ये थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक है प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इनपुट दिया गया है, देखो यहाँ पर इनपुट दिया गया है 240 यूनिट, और इस पे खर्चा कितना आया है, 3 तरीके का खर्चा आया है। एक है मेटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। 1,80,000 26,000। मेटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस 1,50,000, 1.5 लाख, 80,000 और 26,000। ये जो समझाने के लिए हम कर रहे हैं, और यहाँ पर और एक खर्चा भी लगा है, लेकिन उसका पोर्शन कितना है वो हमें नहीं पता। टोटल 85,000 ये तीनों में लगेगा, वो हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा वेजेस के बेसिस पे। अच्छा, फिर यहाँ से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट का कॉस्ट तो नहीं पता, बट क्वांटिटी पता है, यूनिट। क्यों? क्योंकि बोला है कि हर एक प्रोसेस में कितना यूनिट करके जाएगा, 240। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो ऑब्वियसली 240 यूनिट ही आएगा, तभी तो नेक्स्ट वाले प्रोसेस में जब ये एज ए इनपुट जाएगा तो 240 यूनिट जाएगा, और नेक्स्ट वाले प्रोसेस में ये 240 यूनिट और उसका कॉस्ट तो होगा ही जो प्रोसेस 1 से आ रहा है, प्लस इसमें जो भी खर्चा लगने वाला है इस प्रोसेस में पर्टिकुलरली, जो कि हमें क्वेश्चन बता दिया होगा। तो क्या क्या है यहाँ पर, 50,000, 2 लाख और 72,000। तो यहाँ पर हो गया 50,000, 2 लाख और 72,000। ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा, तो आउटपुट का यूनिट हमें पता है 240 होगा। अब उसका कॉस्ट भी कुछ एक होगा इस प्रोसेस 2 के अकॉर्डिंग, और प्लस यहाँ पर और आ जाएगा मेटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। तो वो खर्चा देख लेते हैं कितना बता रखा है, 20,000, 60,000, 25,000। तो ये हो गया 20, 60 और 25। 25, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये खर्चा होने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिनिश गुड्स मिलेगा। अब फिनिश गुड्स का खर्चा, फिनिश गुड्स कितना क्वांटिटी में मिलेगा, फिनिश गुड्स कितना मिलेगा वो तो हमें देखो, तब 240 मिलेगा। अगर 240 यहाँ इनपुट देने से यहाँ आउटपुट 240, तो इसका भी आउटपुट 240, तो इसमें भी इनपुट गया 240। ठीक है, तो 240 इनपुट अगर गया तो फिर आउटपुट भी कितना आएगा, 240, क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो इतना आउटपुट मिलेगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें लेबर के अकॉर्डिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि 85,000 है वो लेबर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लेबर कॉस्ट कितना है, 80,000, 2 लाख और 60,000। तो 80,000 और 2 लाख, तो 80,000 और 2 लाख और 60,000। तो अगर हम लोग इसका रेशियो करें तो रेशियो हो जाएगा 8 × 20 × 6, 20:6। ठीक है, तो हम लोग उसके बेसिस पे करने का मतलब क्या हो गया, रेशियो में डिवाइड करने से ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो 8 और 6, 8 और 20 और 6, 26, 28, 29, 30, 35 आ रहा है। ठीक है, तो 85,000 डिवाइडेड बाई 35,000 इंटू 8 करने से जितना आएगा उतना होगा। तो मुझे एक बार बताओ कितना आ रहा है ये रेशियो करने से, पहला वाला 85,000 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, इंटू 8। 17, 5, 20,000, 17, 5, 50,000, 15,000। ठीक है, सॉरी गलत लिख दी ना, 80,000, 7, 17। कितना हो रहा है कैलकुलेशन करके बताऊं, 85,000 divided by 17 into 4, 20,000, 25,000. वही आ रहा है ना 20,000। हाँ ठीक है, 20,000, 25,000 और लास्ट वाला 30,000. 30,000। ठीक है, मुझे लगा गलत है, लास्ट वाला 5। तो ये लास्ट, ये तो 50,000 है।
85,000 डिवाइडेड बाय 17, 17 5 में 85 होता है, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 10, 5 इंटू 3, तो ये तो 15 हो जाए, 50 और 15 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पता चल गया कैसे होगा। अब हमें करने क्या बोला है, इस प्रोसेस का कॉस्ट कितना है, इस प्रोसेस का कॉस्ट कितना है, इस प्रोसेस का कॉस्ट कितना है, वो निकाल के देना है। ठीक है, चलो। और उसके लिए हम लोग लेजर बनाएंगे, तो 3 लेजर बनेगा, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट। तो जैसे अकाउंट्स में लेजर होता है वैसा ही बनेगा। पर्टिकुलर्स, यूनिट, टोटल। तो एंट्री क्या होगा, जब हम लोग मटेरियल का खर्चा कर रहे हैं तो फिर मेरे प्रोसेस में खर्चा हो रहा है, तो प्रोसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जहां पर भी खर्चा होगा जिस सेक्टर में, तो उसको तो डेबिट करना पड़ेगा, तो प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मटेरियल। तो देखो मटेरियल यहाँ पर 240 यूनिट लिखेंगे, और पहला था 1.5 लाख, देख सकते हो, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का मटेरियल। अब यूनिट मैंने यहाँ पर ही क्यों लिखा, क्योंकि मटेरियल के बाद लेबर और अदर एक्सपेंसेस आएगा। तो लेबर का तो ये 240 यूनिट, ये तो लेबर पे वैलिड नहीं होता है, तो 240 यूनिट फिर मटेरियल पे ही बात वैलिड होगा ना, कि लेबर थोड़ी ना ऐसे यूनिट में हम लोग कभी काउंट करते हैं। तो फिर ये जो 240 यूनिट हमें बताए, ये हमेशा हम लोग मटेरियल पे ही देंगे जब हमें कोई यूनिट बताएगा। फिर हो जाएगा लेबर। तो लेबर का खर्चा कितना है, लेबर का खर्चा है 80,000। यहाँ पर यूनिट कुछ भी नहीं आए। फिर है अदर एक्सपेंसेस, उसमें भी सिर्फ खर्चा लिखेंगे, यूनिट कुछ नहीं आए। तो अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है 26,000। और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है हम लोग का 85,000, और हम लोग को उसे लेबर के बेसिस पे अपोर्शन करना पड़ेगा, तो रेशियो आया था 4/17, तो ये हो जाएगा 20,000। अब टोटल करेंगे कि 240 यूनिट जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, उसका कॉस्ट हम लोग का कितना आ रहा है, तो 20,000 और 80,000, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000 और 26, मतलब 2,76,000। अब ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, प्रोसेस 2 में, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई प्रोसेस 2 अकाउंट, कितना हो जाएगा 240, 2,76,000। ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस 2 में। अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, 240, 2,76,000। तो देखो हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट हो गया, तो इस प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, क्योंकि हर एक प्रोसेस का हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, अगर डेफिनेशन में भी लिखवाया है। और अगर डिफरेंस देखोगे तो वहां पर सेकंड वाले डिफरेंस में शायद यही लिखा था कि जॉब में हम लोग हर एक जॉब का कॉस्ट निकालते हैं, एक एक जॉब का। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक एक प्रोसेस या डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, ऐसे करते, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आगे जाके क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, तो वहां पर और भी कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। 2,76,000 और टोटल यूनिट है 240 यूनिट, तो फिर डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, करके देखेंगे कितना आ रहा है। 1150. 1150। हम ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट, हमें ये हमेशा निकालना चाहिए कोई भी प्रोसेस के नीचे, कॉस्ट पर यूनिट हमें बोले ही है ना, क्योंकि निकलता ही है जब हम लोग एक प्रोसेस कैलकुलेट करें, तो उसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट भी निकालें। फिर प्रोसेस 2 में क्या होगा,
तो प्रोसेस 2 में भी सेम तरीके से हम लोग लेजर बनाएंगे। पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। अब 2 में सबसे पहले 1 का आउटपुट 2 में ट्रांसफर होगा। जैसे ये हुआ प्रोसेस 2 बाई प्रोसेस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रोसेस 1। पहले हम लोग ये ट्रांसफर ले लेंगे। 240 यूनिट 2,76,000, ठीक है। अब इसमें बाकी खर्चा इस प्रोसेस में जो भी हुआ वो ऐड ऑन करेंगे। तो मेटेरियल में यहाँ क्या यूनिट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि और तो कोई यूनिट यहाँ पर एडिशन नहीं हो रहा है। वही वाला यूनिट डायरेक्टली जा रहा है। तो 52 लाख और 72,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000। इसके बाद वाला खर्चा 2 लाख और इसके बाद वाला खर्चा 72,000। तो ये वाला है लेबर का और ये है अदर एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस 85,000 इंटू 17 और ये 10, तो 17 5 में 85 होता है, तो 5 इंटू 10, तो ये 50,000 हो जाएगा। और कोई खर्चा नहीं इनकर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर जो 240 यूनिट्स ट्रांसफर होके आया था उसमें बाकी और भी खर्चे लगने के बाद टोटल कितना हो जाएगा? 50,000, 50,000, 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 76 प्लस 72 कितना होगा? 76 प्लस 72 1,48,000, मतलब 6,48,000 होगा। 6,48,000। अब ये वाला ट्रांसफर होगा प्रोसेस 3 में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रोसेस 3, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इस हिसाब से। तो 240 यूनिट का कॉस्ट अभी बन चुका है 6,48,000। इसका कितना हो रहा है पर यूनिट कॉस्ट? कैलकुलेट करके कर। 2700। 2,700। फिर नेक्स्ट वाला ऐसे ही बनाना होगा। नेक्स्ट वाला बनाओ प्रोसेस 3। तो यहाँ भी हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे सबसे पहले, जैसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं ना, वैसे ही। तो देखो ये ट्रांसफर पहले ले लेते हैं। तो ट्रांसफर होके प्रोसेस 2 से कितना आया? 240 यूनिट ही आया है, जिसका कॉस्ट हुआ है 6,48,000। टू मेटेरियल, टू लेबर, टू अदर एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 85,000 इंटू यहाँ पर 15 और ये 3,000, सॉरी 15 नहीं 17, तो ये 30,000। बाकी यहाँ पर खर्चा देख लेते हैं कितना कितनी। 20, 60, 25।
240 यूनिट, तो 60 और ये हो गया 30, 90, 90 और 20, मतलब 1,10,000, 1,10,000 और 6,40,000, मतलब 7,58,000, 7,58,000 प्लस 25,000, 7,83,000। अब ये कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि यही लास्ट प्रोसेस था, तो ये फिनिश गुड्स में चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, बाय फिनिश्ड स्टॉक और गुड्स जो लिखना चाहे। 240 यूनिट, 7,83,000, तो 240 यूनिट का कॉस्ट एब्जॉर्ब होते होते कितना हो गया, 7,83,000, वही लैंग्वेज वहां लिखा हुआ था, एब्जॉर्ब होते होते ऐसे होगा। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, तो टोटल कॉस्ट है 7,83,000 डिवाइडेड बाय 240 यूनिट, कितना हो रहा है, ये 7,68,000 होना चाहिए बोल रहा है, देखते हैं ये गलत हो गया मेरा कैलकुलेशन से। 6,48,000, 80,000, 25 और 30, नहीं 7,83,000 तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, ओ ये गलत लिखा है, ये 15,000 होगा ना, ये 15 हो रहा है, 30 नहीं हो रहा है, मैंने गलती से लिख दिया है, 17,5 हो गया, 85, 5 और 3 15, मैंने 30,000 लिख दिया, मतलब 15,000 इसमें एक्स्ट्रा चला गया, 15,000 लेस कर, कैलकुलेशन मैंने गलत, 7,68,000 तब जाती है, ये मैंने गलत लिखा इस वजह से कैलकुलेशन, 7,68,000। 3,200, 3,200 ये हो जाएगा, वो गलती कर दिया था इस वजह से। अच्छा, ये हो गया हम लोग का एक सिंपल क्वेश्चन, जहां पर हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का हम लोगों ने, देखो पीरियड हमें यहाँ कुछ बोला नहीं, बट लैंग्वेज में तो दिया था ना कि ये किसी एक पीरियड में ये खर्चा हुआ है, तो हम लोग पीरियडिकली ये खर्चा निकालते हैं, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट निकालते हैं, और कॉस्ट एब्जॉर्ब होते होते लास्ट में फिनिश गुड्स में चला जाता है, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने जो लिखा था उसके साथ साथ ये मैच करते जाओ। फिर यहाँ पर बोला है, एक एग्जाम्पल दिया है नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने का, तो पहले लिखवा देते हैं कि ये नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, फिर वो एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस तो नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस का मतलब है जो लॉस हम लोग रोक नहीं सकते हैं, जो अनअवॉइडेबल है, मतलब जो गुड्स का नेचर है जिसे हम लोग रोक नहीं पाएंगे, तो कोई भी प्रोसेस करने से कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस जरूर होता है, बिना नॉर्मल लॉस के कोई काम नहीं हो सकता है, वो तो नॉर्मल बात है, होगा ही होगा। जैसे कि कोई भी पेरिशेबल आइटम्स है, जैसे कि कोई किसी का फिश का बिजनेस है, या फिर मान लो फ्लावर्स का बिजनेस है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें खराब होगा ही ना, लाइफ टाइम तो रहेगा नहीं, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं है कि पेरिसेबल आइटम ही खराब होगा, कोई भी चीज खराब हो सकता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर वगैरह, वो सब तो होता है, जैसे मान लो कुछ इवापोरेशन वाला आइटम है, ठीक है, तो वो इवापोरेट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस हर एक बिजनेस में ही होता है, जैसे जो लोग देखो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जब खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही, ऐसा थोड़ी कि किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं गिरेगा, ऐसा हम मतलब घर पे ही पॉसिबल नहीं होता है, जब हम लोग 4 5 6 जन का खाना बनाते हैं, तो मान लो इतने इतने लोगों का जब खाना बनता है तो फिर कुछ ना कुछ तो होता है। स्ट्रीट में भी तुम लोग देखोगे, अगर स्ट्रीट फूड खाते हो तो जब बोलोगे कि हाँ ये
कुछ भी ऑर्डर देते हो तो देखना, जब बनाया जाता है तो कुछ ना कुछ तो गिरते ही रहता है, ठीक है, तो वो सब नॉर्मल लॉस है, वो तो प्रोसेस का पार्ट है, उसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो पहले लिख देते हैं नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ लॉस which is estimated in advance, which is estimated in advance, जो हम लोग एडवांस में ही एस्टिमेट कर सकते कि ये काम करने जाएंगे तो इतना तो लॉस होगा ही होगा। जैसे जो मान लो फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम लोग 10 पेटी ऑरेंज मंगवाएंगे तो हर एक पेटी में दो दो खराब निकल ही जाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, उनका एस्टिमेट होगा अपने अपने बिजनेस का ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। एक मिनट को बोल देते हैं, हैंग बहुत है उनके सीपीयू। अभी भी ठीक नहीं है। एक मिनट, एडमिट कर लो। तो जो बता रहे थे, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, इट इज अ टाइप ऑफ लॉस विच इज एस्टिमेटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अब जैसे किसी को पता चलता है कि दो फ्रूट्स तो खराब होंगे, ये कैसे पता चलता है, बिजनेस करते करते हैबिट हो जाता है, समझ में आ जाता है। इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। क्यों, देखो एंट्री क्या होगा, लॉस डेबिट होता है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट जिस प्रोसेस में हुआ, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। तो फिर जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो प्रोसेस अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय नॉर्मल लॉस, तो फिर इसका मतलब क्रेडिट साइड में ही ये पोस्ट होगा, ठीक है। सच एंट्री इज टू बी recorded at the amount of at the amount of realizable वैल्यू या फिर स्क्रैप। तो ये एंट्री, जैसे मैंने बोला, एंट्री होगा नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट में बाई नॉर्मल लॉस लिख देंगे, लेकिन बाई नॉर्मल लॉस बोल के यूनिट में क्या लिखेंगे, अमाउंट में क्या लिखेंगे, यूनिट में तो उतना लिख देंगे जितना नॉर्मल लॉस हुआ है, जितना यूनिट, और अमाउंट क्या होगा, अगर ये मार्केट में सेलेबल है, क्योंकि देखो ये तो एक लॉस प्रोडक्ट है ना, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज होगा, तो अगर ये मार्केट में सेलेबल है तो जितने में बिक जाएगा उतना लिख देंगे जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा। अब देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल है इस पॉइंट को समझने के लिए, तो ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
देखो यहाँ पर बोला है ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, मटेरियल इश्यूज टू प्रोसेस 1 अमाउंटेड टू 40,000, वेजेस 30,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000. Normal loss anticipated was 5% of input. 4750 unit of output were produced and transfer out from process 1. There were no opening stock. Input raw material issued to process 1 were 5,000 units. Scrap has no realizable value. तो यहाँ पर जो नॉर्मल लॉस होगा, जो स्क्रैप हो जाएगा, उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, मतलब मार्केट में ये चीज बिकता नहीं है, ठीक है, स्क्रैप के भाव पे भी नहीं बिकता है. तो जैसे होता है ना कि कभी कभी स्क्रैप वाला भी बोल देता है ये नहीं लेंगे, ये सब हमारे काम का नहीं होता है, ठीक है, तो हमारे लिए वो बेकार हो गया. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2. तो हम लोग को प्रोसेस 1 अकाउंट बना के दिखाने के लिए बोला है. तो देखो प्रोसेस 1 अकाउंट कैसे बनेगा. यूनिट अमाउंट जस्ट इतना लिख देते, पर्टिकुलर ये सब हम नहीं लिख रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या हुआ है. प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, मटेरियल इशू टू प्रोसेस 1 40,000. 40,000 का मटेरियल इशू हुआ है, तो टू मटेरियल हो जाएगा कितना, रुपीस में लिख देंगे 40,000. अच्छा, इसके बाद बोला है कि वेजेस 30,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000. तो यहाँ पर हो जाएगा टू वेजेस टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000. फिर बोला है नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड, क्योंकि हम लोग पहले से ही समझ लेते हैं एक्सपीरियंस से, वो है 5% ऑफ इनपुट, ठीक है. तो नॉर्मल लॉस इधर आएगा, क्योंकि एंट्री क्या होगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, तो बाई नॉर्मल लॉस. अब कितना होगा, बोला है इनपुट का 5%, ठीक है. तो बोला है कि 4750 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर आउट फ्रॉम प्रोसेस 1. प्रोसेस 1 से ट्रांसफर आउट होके कितना आउटपुट आ रहा है, तो वो प्रोसेस 2 में जाएगा. तो ट्रांसफर आउट कितना हो रहा है 4750. ये हमें क्वेश्चन बता दिया है कि प्रोसेस 1 से जो आउटपुट ट्रांसफर होके आ रहा है वो है 4750 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वेयर produced and transfer out from process 1. There were no opening stock. Input raw material issued to process 1 were 5,000. तो input raw material था 5,000, तो ये 5,000 हो जाएगा. तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 5,000 का 5%, क्योंकि इनपुट का होता है, तो ये 250 हो गया. अब ये बिक नहीं रहा है मार्केट में, अगर बिकेगा तो उसका रेट लगा देंगे. तो ये एट द रेट ऑफ जीरो है, तो फिर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है. इसके बाद हमें क्या करने के लिए बोला है, कुछ नहीं बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट और वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना होगा, यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2. तो यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 तो क्वेश्चन खुद बोल रखा है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5,000, ठीक है. ये 5,000 का कॉस्ट कितना हुआ 97,000, टोटल करने से 40 30 70 70 और ये हो गया 27 97,000. अच्छा, अब देखो 5,000 में अगर 250 लॉस हो गया है तो कितना आउटपुट हमें मिलना चाहिए. 5,000 में अगर 250 लॉस हो गया है तो आउटपुट हमें 4750 मिलना चाहिए, वही दिख रहा है. तो यहाँ पर टोटल हो गया 5,000. अब हम लोग इसका वैल्यू कितने से करेंगे. देखो यहाँ तो सोचेंगे कि अगर हम लोग बैलेंस कर दे तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे. कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट जैसे निकालते हैं, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट. लेकिन यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला और भी बढ़ेगा, रीजन बता देते हैं. माइनस रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय माइनस हो जाएगा नॉर्मल लॉस इनपुट. ये क्यों होगा ये हम बता देते हैं. तो देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल कॉस्ट जो अभी भी करेंगे माइनस रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, जो कि इस क्वेश्चन में जीरो है, ठीक है. अब ये माइनस क्यों होगा वो बता देंगे, पहले ये लिख लेते. टोटल इनपुट है 5,000 और जो नॉर्मल लॉस इनपुट है 250. तो इसका मतलब ये सारा चीज कैलकुलेट करके हमें कितना मिल रहा है,
पहले बता दो कितना मिल रहा है, फिर हम बता देंगे ये दो चीज क्यों माइनस हुआ है। कितना आ रहा है एक बार देखो, 97,000 डिवाइडेड बाई 20.42 20.42 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने माइनस क्यों किया, देखो सिंपल बात है कि हम लोगों ने जो प्रोसेस किया अभी उसमें खर्चा हुआ 97,000 और इस प्रोसेस में हमारा कुछ नुकसान भी हुआ, ठीक है, जो कि हमें पहले से पता था होने वाला है। अब ये नुकसान जो है वो मार्केट में बिक भी सकता है, ठीक है, मतलब खराब हो गया, जो हम लोग कस्टमर को बेच नहीं सकते बट स्क्रैप के भाव पे बेच सकते हैं। अगर बेच सकते थे, जो कि यहाँ पर नहीं बेच पाए, अगर बेच सकते थे तो कुछ एक रियलाइज होता, मान लो यहाँ 10 रुपए हमें मिल गया ये बेच के, तो हम लोग ये बोलेंगे कि 97,000 का जो खर्चा हुआ उसमें से जो मेरा लॉस यूनिट निकला उसको बेच के मेरा 10 रुपए का रिकवर हो गया। ठीक है, तो जो 10, जैसे मान लो कि जो फ्रूट जूस निकालता है, ठीक है, तो फ्रूट जूस जब निकालता है तो अलग अलग टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं, तो उस फ्रूट्स का जो स्क्रैप निकल के आता है, ठीक है, उसके जो छिलका वगैरह निकल के आता है, मान लो कोई वो छिलका वगैरह लेके मतलब लेके जाता है, अब क्या काम करता है, हो सकता है कुछ ना कुछ यूज होता होगा तो वो ले लेता है। तो फ्रूट सेलर क्या करता है, जो जूस सेलर है वो क्या करता है, वो जब पूरा उसका एक दिन का काम हो जाता है तो जितने भी छिलके होते हैं वो स्क्रैप वाले को बेच देता है और पैसा उसे मिल जाता है। तो अब देखो वो जो एक एक ग्लास जूस बेचता है तो उस जूस में उसका कॉस्ट भी होता है, ऐसा थोड़ी है कि अगर उसने मुझे 40 रुपए का एक जूस ग्लास बेचा तो उसका 40 ही प्रॉफिट है, ये तो पॉसिबल नहीं होता है ना, तो उसमें कॉस्ट इनकट होता है। अब मान लो कि वो छिलका ये सब जो है बेच के उससे अगर कुछ पैसा मिलता है तो वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। सेम तरीके से यहाँ भी वही कि अगर हमारे प्रोसेसिंग में नॉर्मल लॉस जो है उसको बेच के अगर हमें कुछ रिकवर हो रहा है तो हम लोग अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकेंगे। तो हमारा कॉस्ट कितना है, 97,000, अगर कुछ बेच देते तो हमारा कॉस्ट कम हो जाता। ठीक है, अब ये नॉर्मल लॉस हम लोग हमेशा कस्टमर पे चार्ज कर सकते हैं, ये हम लोग हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं। कस्टमर पे चार्ज करने का मतलब है कि प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना। ठीक है, तो इसका मतलब देखो नॉर्मली तो 5,000 यूनिट बनाने का खर्चा 97,000 है, अगर हम लोग 97,000 डिवाइडेड बाई 5,000 करते हैं तो हमारा खर्चा कम पड़ेगा, देखो 19.4 पड़ा। अब इस पे जब हम लोग प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सेलिंग प्राइस वो नहीं आएगा जो यहाँ पर 20.42 करने पे आएगा, तो यहाँ पर ज्यादा आएगा। लेकिन क्या ज्यादा में लोग हमसे खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। अगर ये हमारा नॉर्मल लॉस है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस की यूनिट को लेस कर दे रहे हैं, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि 97,000 खर्चा करके हमें 5,000 नहीं 4,750 यूनिट मिल रहा है, गुड यूनिट 4,750 मिल रहा है, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट 20.42 हो रहा है, जो अगर हम लोग माइनस नहीं करते हैं तो हमारा 19.40 आएगा। लेकिन क्योंकि नॉर्मल लॉस है ये हम लोग कस्टमर पे चार्ज कर सकते हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का मतलब है कि खर्चा वही लेकिन हमें यूनिट कम मिला, हम लोग ये बता रहे हैं। तो हम लोग ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लॉस जो है ये कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, सेम सेक्टर में जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सभी का उसी तरीके का लॉस होगा। तो इसीलिए नॉर्मल लॉस कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी यूनिट को कम करके। तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का इतना आ गया। ठीक है, अब ये जो है प्रोसेस टू का कॉस्ट, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इसके पहले तो हमारा कोई नॉर्मल लॉस नहीं था तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके निकाल ले रहे थे कि ये वाला पूरा इधर ट्रांसफर हो जा रहा था। यहाँ पर भी देखो क्योंकि ये जीरो आया है तो ये आराम से ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी देखो इसका कॉस्ट कैसे निकलता है, तो जो गुड यूनिट है उसको बनाने का खर्चा कितना 20.42, तो ये भी एट द रेट ऑफ कितना करके हो जाएगा 20.42 करके होगा। तो हम लोग इसमें ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर 20.42 करोगे ना तो आंसर मिसमैच हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसे लिखेंगे 97,000 डिवाइडेड बाई 4,750। ठीक है, ये पॉइंट से जितना भी आया ये पूरे कैलकुलेटर पे ही रख देंगे, इंटू कर देंगे 4,750, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा देखो 97,000। और अगर तुम लोग 20.42 कर लेते हो तो 97,000 राउंड में नहीं आने वाला, ये देखो ये इतना आ जाएगा। तो इसीलिए ये लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट तुम लोग मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे पूरे डेटा को लेके कर देना तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का 97,000। जो यूनिट ट्रांसफर हुआ प्रोसेस टू में उसका वैल्यू हो गया हम लोग का 92,000, और वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस क्या हो गया, 0। 250 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हमें ये दो चीज पूछा था कि बताओ प्रोसेस वन अकाउंट बना दो, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस और यूनिट टू बी ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। तो यूनिट टू बी ट्रांसफर टू प्रोसेस टू
9750 विद वैल्यू 97,000 एंड नॉर्मल लॉस जो है वैल्यू उसका है 250 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? देखो, एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, मतलब जो हमें पहले से पता नहीं था, अचानक से नुकसान हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। जैसे कि चोरी हो जाना, ठीक है, आग लग जाना, इस तरीके का कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज, ऐसे लिखते हैं, इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट द end of at the end is more than the loss expected, मतलब normal loss at the beginning, the excess loss is known as abnormal loss। मतलब क्या हुआ, अगर इस चीज को हम लोग सिंपल तरीके से समझना चाहे तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें पहले से पता था 250 का लॉस, तो बट हमें दिखा कि लॉस तो हो गया है मेरा 300 का, तो फिर 50 जो एक्स्ट्रा हो गया वो नॉर्मल नहीं था, इसका मतलब वो एबनॉर्मल था। तो यहाँ पर वही बोला, इफ एक्चुअल लॉस, जैसे मैंने बोला 300 यूनिट हुआ, फाउंड एट द एंड, जो हमें लास्ट में पता चला, इज मोर देन द लॉस एक्सपेक्टेड, तो लॉस एक्सपेक्टेड था 250, मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन के साथ अगर हम मैच करें तो बिगिनिंग में हम लोगों ने सोचा था 250 होगा, बट एक्चुअली हुआ 300, तो जो एक्सेस हुआ यानी कि 50, उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पर नहीं, हर एक जगह पे इसी चीज को हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। इट इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड, ये भी क्रेडिट साइड में होगा क्योंकि लॉस है, तो एंट्री इसका भी सेम होगा, जैसे वो होगा नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट, ये हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट। इट इज रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड एट द अमाउंट, कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, विच इज कंप्यूटेड बिलो। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, जो हम लोग का नॉर्मल लॉस है वो तो हम लोग का कैलकुलेट होता है स्क्रैप वैल्यू जो रहेगा उस पे, ठीक है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके कैलकुलेशंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू जितना लॉस होगा, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट abnormal loss into cost per unit of normal out। अब एक एग्जाम्पल है, वो करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये था एग्जाम्पल 1। अच्छा, ये नॉर्मल लॉस विथ रियलाइजेबल वैल्यू भी तो था, ये भी तो करना चाहिए था। ठीक है, ये कर लेंगे, ये आज ही करेंगे। अभी ये 3 वाला कर लेते पहले, फिर 2 वाला कर लेंगे। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस विथ रियलाइजेबल वैल्यू, देखो बोला है प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, दो प्रोसेस से एक प्रोडक्ट बनता है। Material issued to process 1 40,000, wages 30, manufacturing overhead 27, सेम टाइप ऑफ डेटा दिया है। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 4550 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 से जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होने वाला यूनिट है वो है 4550। देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ इनपुट, input raw material issued to process 1 where 5,000 units, scrap realized value 2 per unit, you are required to prepare process 1 account value of normal loss, abnormal loss and unit transferred to process 2। तो चलो हम लोग बनाते हैं process 1। सबसे पहले खर्चा लिखेंगे, मेटेरियल, लेबर, वेजेस था तो वेजेस लिख देते हैं, लेबर भी लिख सकते हो, टू मैन्युफैक्चरिंग
मेटेरियल कितना है 40 30 27। नॉर्मल लॉस यहाँ पर है 5% ऑफ इनपुट बाय नॉर्मल लॉस जो कि है 5% ऑफ इनपुट। फिर और क्या बोला है 4550 आउटपुट जो है वो प्रोसेस 1 से निकल के आएगा तो कहाँ ट्रांसफर होगा प्रोसेस 2 में, तो बाय प्रोसेस 2 लिख देंगे 4550। अच्छा इसके बाद बोला है इनपुट रॉ मटेरियल इशू टू प्रोसेस 1 5000, तो जो इनपुट था रॉ मटेरियल का वो था 5000, तो नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा 250। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि स्क्रैप हैज रियलाइजर वैल्यू 2 पर यूनिट, जो भी स्क्रैप आइटम होगा वो 2 रुपए में बिक जाएगा, तो ये एट द रेट ऑफ 2 करके यहाँ पर हो जाएगा 500। ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई एबनॉर्मल लॉस है कि नहीं वो हम लोग कैसे पता करेंगे, वैसे तो एग्जांपल एबनॉर्मल लॉस का है लेकिन ना भी दे तो हम लोग पता कर सकते हैं ना। देखो हम लोगों ने 5000 इनपुट दिया, हमें पता था 250 मेरा लॉस होगा, तो मेरा आउटपुट होना चाहिए था 4750, बट आउटपुट हुआ है 4550, तो इसका मतलब बाकी जो है वो मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ है जो कि है 200 यूनिट। ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो बाई एबनॉर्मल लॉस ये हो जाएगा मेरा 200 यूनिट। ठीक है। अब कैसे करके ये क्लोज होगा, तो देखो इस तरीके से होगा। यहाँ पर हो गया 5000, तो ये तो 97,000 पहले भी हम लोगों ने निकाला हुआ, तो ये भी 5000 हो जाएगा 4500, और ये हो गया 4000, सॉरी 450, 5000। ठीक है। यहाँ पर भी टोटल 97,000 होना चाहिए बस, बट कौन सा वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर पहले कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट 97,000, बट ये कॉस्ट रिड्यूस हो गया क्योंकि हमारा नॉर्मल लॉस मार्केट में बिक गया 500 रुपए से, और हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था 5000 यूनिट का, बट हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए 250, हमें पहले से ही पता है कि 250 हमें नहीं मिलने वाला, तो इसका मतलब बाकी मिलेगा। तो क्या हम लोग 200 जो एबनॉर्मल लॉस है वो माइनस नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको भी अगर माइनस करेंगे ना तो हमारा कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा, हम दिखा देते हैं। तो वो कस्टमर कभी बियर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हर एक बिजनेसमैन का नहीं होता है, जिसका जब हो गया तब हो गया। ठीक है। किसी के यहाँ चोरी हुआ तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि सभी बिजनेसमैन के यहाँ चोरी हो गया। तो 96,500, और ये हो जाएगा 4750, भी थोड़ी देर पहले निकाला था तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, मुझे याद था। तो ये आंसर आ रहा है मेरा 20.31 करके। ठीक है। 20.31 करके। अब ये हम लोग कैसे करके इसका वैल्यू, मतलब इसका यूज क्या हो जाएगा, ये देखो इसका यूज हो जाएगा इनटू ये 200 करेंगे एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, तो 4063 ये कैसे कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 20.31, सेम तरीके से ये भी एट द रेट ऑफ 20.31, तो ये पहले डिवाइड कर लो 200। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जितना था बैक करके उतना ही 4550, तो ये हो गया 92,437, 92,437। ठीक है। 6.8 है तो 437 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर लिखा था अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, एंट्री में नंबर ऑफ यूनिट एबनॉर्मली लॉस जो है 200 इंटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, तो कॉस्ट पर यूनिट से इसका वैल्यूएशन हो गया, कर दिया। और प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर होगा उसका तो कॉस्ट पर यूनिट से होना ही चाहिए कि भाई ये जो बना रेडी व फिनिश गुड्स उसका कॉस्ट कितना है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये अगर हम लोग 200 यूनिट भी यहाँ लगा देते जो हम कहने वाले थे, तो देखो हमारा कितना हो जाता 200, और भी इससे माइनस कर दो 4750 से 200 माइनस करोगे तो 4550 हो जाएगा, मतलब 96,500 माइनस 4,550, ये अगर हम लोग डिवाइड करते तो 21.2, मतलब कॉस्ट और भी बढ़ गया। तो कस्टमर 20.31 तक जो कॉस्ट आएगा उस पे प्रॉफिट लगा के जब बेचेंगे मार्केट में प्रोडक्ट सेलेबल होगा, लेकिन फालतू का जो ये हम लोगों ने और भी 1 पॉइंट समथिंग कॉस्ट बढ़ा
दिया तो इससे हमारा प्रोडक्ट जो है ओवर कॉस्ट हो जाएगा मार्केट में, तो नहीं बिकेगा, ठीक है, क्योंकि सेल प्राइस हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं बिकेगा। तो इसीलिए देखो एबनॉर्मल लॉस जब होता है तो वो हमारी कॉस्टिंग पीएल में चार्ज हो जाता है, हमारा लॉस है, हमें वो डाइजेस्ट करना है, हम लोग वो कस्टमर के ऊपर से नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल लॉस को ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हर एक बिजनेसमैन का हो सकता है, ठीक है। अब अगर हमें कभी एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने बोल दे तो वो कैसे बनेगा वो बता देते हैं। देखो अगर हमें नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने बोले तो कैसे बनेगा, और एबनॉर्मल लॉस भी बोल दे, यहाँ बोला नहीं है, हम बना के दिखा रहे हैं, और अगर हमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने के लिए बोल दे तो वो कैसे बनेगा। ये देखो सबसे पहले नॉर्मल लॉस बना के दिखाते हैं। नॉर्मल लॉस का जो क्रॉस पोस्टिंग है, टू प्रोसेस वन 250 500 ऐसे हो जाएगा, टू प्रोसेस वन ये हो जाएगा 250 और यहाँ पर हो गया 500, और एबनॉर्मल लॉस का हो जाएगा टू प्रोसेस वन 200 और कॉस्ट है 4063, ठीक है 4063। मतलब जो एबनॉर्मली यूनिट बन के रेडी हुआ वो क्वांटिटी में 200 यूनिट था, जिसको बनाने में खर्चा लगा 4063, ठीक है। क्योंकि ये कोई स्क्रैप वाला आइटम नहीं है डायरेक्टली, ये हमारा प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ इसीलिए हमारा लॉस हुआ, बाकी ये बनाते हुए खर्चा हमारा कितना हो गया 4063, मतलब 4063 का लॉस है, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। लेकिन क्या ये मार्केट में बिकेगा, देखो अगर नॉर्मल लॉस मार्केट में बिकता है, जो कि मुझे पहले से पता था लॉस होगा, लेकिन मेरा कुछ एक्स्ट्रा भी लॉस हो गया तो वो भी मार्केट में बिक जाएगा, क्योंकि लॉस तो दोनों सेम ही है, ठीक है। जैसे मुझे पता था मेरा 2 सड़ा हुआ नींबू निकलेगा एक पेटी में, तो वो मुझे लगा था कि उसको हम कम दाम में किसी को बेचेंगे, मतलब खाने के लिए नहीं, मतलब मान लो कि बहुत अलग अलग जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसमें बेच देंगे, तो लोग लेके जाते हैं तो वो स्क्रैप के भाव में बेचेंगे। लेकिन मेरा ना 5 नींबू खराब हो गया तो वो भी तो उसी को बेच देंगे, सेम प्राइस में बिक जाएगा। तो वही चीज है, तो देखो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 2 रुपए करके, तो ये 200 यूनिट अगर हम लोग बेच देते हैं तो उसमें मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 2 रुपए का जो है यहाँ पर इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बाई बैंक सेल कर देंगे, तो 200 यूनिट मेरा बिक जाएगा, कितना करके एट द रेट ऑफ 2 करके, तो कितने का मेरा रिकवर हो जाएगा, 400 रुपए का रिकवर हो जाएगा, तो मेरा लॉस भी कम हो जाएगा। कितना बचा मेरा लॉस, बाई पीएल या फिर बाई कॉस्टिंग पीएल लिख सकते हैं, बाई कॉस्टिंग पीएल। तो मेरा जो लॉस का अमाउंट है वो कितना बचा, तो 200 यूनिट मैंने बेच डाला 400 रुपए में, तो फिर मेरा लॉस कम होके कितना हो गया 36, और ये हो जाएगा 3663। तो 200 यूनिट का जो एबनॉर्मल लॉस था उसमें लॉस हो जाता 4063, अगर वो मार्केट में नहीं बिकता, क्योंकि बिक गया तो मेरा लॉस कम होकर इतना हो गया। और ये नॉर्मल लॉस जो है इस ये तो मेरा मार्केट में ही बिक जाता है बाई बैंक बोल के एट द रेट ऑफ 2 करके, तो कितना यूनिट है 200 यूनिट, ठीक है। 200 यूनिट कितना करके बिकेगा, सॉरी 250, तो 250 यूनिट है, ये मेरा कितना करके बिकेगा 2 रुपए, तो 500। तो नॉर्मल लॉस में ना कभी भी कुछ बैलेंस वगैरह नहीं आता, ये हमेशा टैली कर जाता है, लेकिन एबनॉर्मल वाले में आता है, ठीक है, जैसे कि बाई कॉस्टिंग पीएल आ सकता है, कुछ ना कुछ बैलेंस आ जाता है। अच्छा ये मैंने दो, ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट अगर हमें कभी क्वेश्चन बनाने बोले तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैंने बताया। इस पे अगर नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते वो भी दिखा देते वो कैसे बनता, तो यहाँ पर हो जाता टू प्रोसेस वन, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा करें 250 और यहाँ पर हमारा बाई बैंक कुछ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बिकेगा ही नहीं तो बाई बैंक लिख के क्या होगा, वो मार्केट में सेल नहीं होगा, तो फिर ये हम लोग का ऐसे हो जाएगा बाई। अच्छा ये वाला तो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज कर देंगे ना, तो ये हम लोग का अगर बिकेगा नहीं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर कुछ रियलाइज नहीं होगा बाई बैलेंस सीडी तो लिख नहीं सकते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं बाई बैंक इसका 0 वैल्यू हो जाएगा 250, यहाँ पर 0 वैल्यू, कुछ बिकेगा नहीं, ठीक है, ये ऐसे। बेसिकली इसका अगर कुछ नहीं होता है तो उस केस में तो अकाउंट बनेगा, बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कोई एंट्री तो नहीं पास होगा ना, ये इसको बना के कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई एंट्री पास नहीं हो रहा है, तो इसको बना के क्या करें, कि हमारा कुछ सेल तो हो ही नहीं रहा है, तो ये फिर यहीं पर क्लोज हो गया, और ये बस कॉस्ट बढ़ाने के काम आएगा कि कितना कॉस्ट इससे हमारा बढ़ जाता है। अच्छा तो ये हम लोग का देखो कंप्लीट हो गया, ये 3, ये 2 जो है ना रियलाइजेबल वैल्यू, ये हम होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग ये करके देख सकते हो, ये और अभी नहीं करवाएंगे। एग्जाम्पल 2 ये हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं,
ये करके देख सकते हो। इसमें नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना के देखो कि कैसे होगा, क्योंकि इसमें रियलाइजेबल वैल्यू है। ठीक है, 3 तक हो गया है, अब 4th में है एबनॉर्मल गेन। उसके बाद से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th नंबर पॉइंट से और ये जो मैंने होमवर्क दिया वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना।